हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कल हमने पढ़ा था संरचनावाद और संरचनात्मक प्रकारवाद के बारे में। तो प्रकारवाद को जब हमने पढ़ लिया, संरचनात्मक प्रकारवाद को पढ़ लिया, तो अब हमारा नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है या नेक्स्ट जो कह सकते हो परिप्रेक्ष्य है, दृष्टिकोण है, वो है नव प्रकारवाद। ठीक है। प्रकारवाद में ही थोड़ा सा सुधार करते हुए, उसमें कुछ चेंजेस करते हुए उसको आगे बढ़ाने की प्रवृत्ति को कहते हैं नव प्रकारवाद। ठीक है। वैसे ये डायरेक्टली मेंशन नहीं है आपके सिलेबस में, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आपका कोई भी छोटा से छोटा टॉपिक भी छूटे, तो इसीलिए मैं ये एक्स्ट्रा के टॉपिक भी आपको कवर करा रही हूँ। फिर सिलेबस जब कंप्लीट होगा उसके बाद और जो जितने भी मुझे एक्स्ट्रा टॉपिक लगेंगे, जो छोटे छोटे होंगे, वो सब मैं आपको कवर कराऊंगी, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो पूरी 100% हो और आपका सिलेक्शन मैं इंश्योर करा सकूं। अगर आप पूरी तरीके से, लगन से, पूरे मन से, मेहनत से चीज़ों को करते हो तो पक्का पक्का आपका हो जाएगा। ठीक है। तो नव प्रकारवाद। ठीक। तो जैसे पहले प्रकारवाद था, तो प्रकारवाद में क्या था कि हमने समाज को महत्व दे दिया कि समाज को बनाए रखने के लिए जो इकाइयां हैं वो निश्चित तौर पर अपना कुछ योगदान दे रही हैं। यदि वो योगदान नहीं दे रही हैं तो उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो उन इकाइयों का खुद में कोई वजूद नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। मतलब हमने जैसे मान लो कोई व्यवस्था को महत्व दिया, कि हमने परिवार को महत्व दिया, तो परिवार में व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है, बल्कि संपूर्ण व्यवस्था को ही हमने महत्व दिया। समाज है, कोई समूह है, संपूर्ण समाज इम्पोर्टेंट है, ना कि कोई एक धर्म, कोई संप्रदाय, कोई एक व्यक्ति, कोई एक विचारधारा। ये चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। तो प्रकारवाद में समाज को, समग्र को, ठीक है, जो मेन समग्र व्यवस्था है उसको इम्पोर्टेंस देते हुए इकाइयों के योगदान के बारे में अध्ययन किया गया। फिर संरचनात्मक प्रकारवाद आया, तो उसमें थोड़ा सा और सुधार हुआ कि एक तो योगदान देखेंगे हम कि इकाइयाँ क्या योगदान दे रही हैं, प्लस वो कैसे एक दूसरे से संबंधित हैं, कैसे एक में परिवर्तन होने पर दूसरे में परिवर्तन होता है। तो इकाइयों का संरचना से संबंध हमने देखने की कोशिश करी। अब नव प्रकारवादियों ने क्या किया? नव प्रकारवादियों ने कहा कि नहीं, ये सबसे भी चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, एक नया परिप्रेक्ष्य, एक अध्ययन का नया दृष्टिकोण आना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने बनाया एक स्वतंत्र और बहुलवादी उपागम। ठीक है। बहुलवादी, इसमें स्वतंत्र और बहुलवादी उपागम, जो कि क्या है, क्रिया और व्यवस्था दोनों पर समान रूप से ध्यान केंद्रित करता है। अब ये जो वर्ड है क्रिया और ये व्यवस्था, इसको थोड़ा सा समझते हैं। क्रिया कौन करता है? व्यक्ति करता है। ठीक है। जब व्यक्ति नहीं होगा तो क्रिया नहीं होगी। और व्यवस्था कैसे बनती है? व्यक्तियों से मिलकर के जो समाज बनता है वो है व्यवस्था। तो जो नव प्रकारवादी थे, इन्होंने कहा कि यदि समाज है तो उसमें समाज स्वयं में इम्पोर्टेंट है और व्यक्ति भी इम्पोर्टेंट है। तो व्यक्ति की क्रियाएं इम्पोर्टेंट हैं और साथ में उन क्रियाओं से मिल करके जो व्यवस्था बन रही है वो भी इम्पोर्टेंट है। सिर्फ हम एक को महत्व नहीं दे सकते। तो क्रिया भी इम्पोर्टेंट है और जो क्रियाओं से मिलकर के जो एक पैटर्न बना, पैटर्न से जो व्यवस्था बनी, यानी कि समाज, ये दोनों पे महत्व दिया। व्यक्ति और समाज दोनों को समान रूप से महत्व दिया, क्रिया और व्यवस्था पर समान रूप से ध्यान केंद्रित किया। ये जो नव प्रकारवाद है, इसको मुख्यतः कह सकते हैं कि ये एक प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति मतलब एक तरीके का अध्ययन की प्रवृत्ति है। ठीक है। और ये प्रकारवादी सिद्धांतों को एकदम नकारती नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्रकारवाद का विरोध करती है। ये प्रकारवादी सिद्धांतों में कुछ सुधार करती है, संशोधन करने की प्रवृत्ति है, उसमें कुछ सुधार करने की, कुछ ऐड करने की। जैसे किसी ने कोई कार्य किया, उसमें कुछ त्रुटि है तो उसको आप सुधार दो, तो वो एक संशोधन करने की प्रवृत्ति कहलाएगी। आप किसी चीज़ का आंसर दे रहे हो, मुझे नहीं चीज़ सही लग रही है, तो मैं, ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल नकार रही हूँ, मैं उसमें संशोधन कर रही हूँ। तो ये जो नव प्रकारवादी थे, इन्होंने भी प्रकारवादी सिद्धांतों में कुछ सुधार करने हेतु, कुछ संशोधन करने हेतु एक ये प्रवृत्ति है, जिसमें कौन कौन सी चीज़ों में सुधार हुआ। तो जो प्रकारवादी थे,
यानी कि दुर्खीम वगैरह, वो लोग व्यक्तिवाद का विरोध करते थे। ठीक है, व्यक्तिवाद का क्या करते थे? विरोध करते थे। मतलब व्यक्ति को बिल्कुल महत्व नहीं देते थे, कहते थे कि जो कुछ है वो समाज है। सेम थिंग आपके जो पार्सन्स हैं, इन लोग ने भी समाज को बहुत ज़्यादा महत्व दिया, व्यक्ति का कोई इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रोल नहीं माना। तो व्यक्तिवाद का ये लोग विरोध करते थे, प्रकारवादी। ठीक है, ये प्रकारवादी की विशेषताएं दी है। यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि कौन सी प्रकारवाद की विशेषताएं हैं, कौन सी नव प्रकारवाद की। तो प्रकारवादी जो होते हैं वो व्यक्तिवाद का विरोध करते हैं। प्रकारवादी परिवर्तन का विरोध करते थे कि जो व्यवस्था है वो बनी रहनी चाहिए, जैसी है वैसी ही बनी रहे, उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। जैसे जब आपने पार्सन्स को पढ़ा था तो उन्होंने क्या कहा था कि यदि कोई विघटनकारी कली है तो उसको फूल बनने से पहले ही कुचल दो। मतलब यदि कोई व्यवस्था में संशोधन करना चाह रहा है, उसको बदलना चाह रहा है, तो उसको बढ़ने से पहले ही उसको खत्म कर दो। तो ये लोग परिवर्तन को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते थे, जैसी व्यवस्था है वैसी ही बनी रहे, ये चीज चाहते थे। तो परिवर्तन का विरोध करते थे। कौन? प्रकारवादी। फिर जो प्रकारवादी थे वो रूढ़िवादी हो गए थे। क्या हो गए थे? रूढ़िवादी हो गए थे कि जब आप परिवर्तन नहीं चाहोगे और जो परंपरा से होता आ रहा है, जैसे मैं कहूँ कि मेरे सर मुझे ऐसे पढ़ाते थे, मैं भी ऐसे ही पढ़ाऊंगी, या मेरी मम्मी ऐसे करती थी, मैं भी उसी चीज़ को आगे बढ़ाऊंगी। चेंजेस नहीं चाहती, मैं परंपरा को ढोए जा रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? रूढ़िवादिता हो जाएगी। मतलब कोई एक जगह पे पैर छुए जाते हैं वहाँ पे ज़मीन के, तो हाँ ठीक है, आओ तुम भी छुओ, मतलब भले ही उसका कोई महत्व ना हो। तो रूढ़िवादी ये लोग हो गए थे। परिवर्तन जो चीज़ नहीं एक्सेप्ट करेगा तो वो रूढ़िवादी हो जाएगा। मतलब कोई भी चीज़ हो, यदि आप परिवर्तन का विरोध कर रहे हो तो आप रूढ़िवादी हो जाओगे। तो ये लोग परिवर्तन का विरोध कर रहे थे, व्यक्तिवादिता को नहीं स्वीकार करते थे और बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी हो गए थे। ठीक है, फिर क्या थे? आदर्शवादी बहुत ज़्यादा हो गए थे। आदर्शवादी मतलब नहीं, कोई कोई लोगों को देखा होगा आपने, बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक बातें करने लगते हैं, जिनका व्यवहारिक रूप से कोई महत्व ही नहीं है। ऐसा मैंने स्टूडेंट्स में ज़्यादा देखा है। किसी किसी को आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा आपको प्रवचन टाइप में देने लगते हैं कि ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे करो, ये करो, वो करो। तो आदर्शवादी बातों में ये लोग ज़्यादा बिलीव करते थे। कौन? प्रकारवादी। ठीक है, और व्यवहारिकता से बहुत ज़्यादा दूर चले गए थे। अब अगर आप व्यवहारिक बातें नहीं करोगे, जैसे मैं आपको बताऊं, मैं आपको बोल दूं कि एग्ज़ाम क्रैक करना है तो 24 घंटे पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, नींद हराम कर दो, दिन रात एक कर दो, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है ना। तो मैं वो चीज़ें बताऊं जो व्यवहारिक हैं, जो चीज़ पॉसिबल है। अब आदर्शों को लेकर के तो मैं कुछ भी बोल दूं कि नहीं बिल्कुल आपको ज़िंदगी में कभी भी झूठ नहीं बोलना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो आदर्शवादी ज़्यादा हो गए थे। प्रकारवादी जो सिद्धांतकार थे कि ऐसा होना चाहिए, ये चीज़ ऐसे, ये चीज़ ऐसे, तो आदर्शवादी चीज़ों को ज़्यादा मानते थे। आनुभाविकता को ज़्यादा ये लोग वो करते थे। ठीक है, तो ये सभी बुराइयां थी जो कि दूर करने के लिए नव प्रकारवाद आया। कौन कौन सी बुराइयां? व्यक्तिवाद का विरोध करते थे। कौन? प्रकारवादी। परिवर्तन का विरोध करते थे प्रकारवादी। रूढ़िवाद का विरोध करते रूढ़िवादी हो गए थे प्रकारवादी। आदर्शवादी बहुत ज़्यादा हो गए थे। आनुभाविकता को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे थे। तो ये आ गई थी बुराइयां। तो जब नव प्रकारवाद आया तो नव प्रकारवाद ने क्या किया? अब यहीं से आप इसकी विशेषताएं समझ सकते हो। नव प्रकारवाद ने क्या कहा कि व्यक्ति को भी महत्व दो। तो ये लोग व्यक्तिवाद का समर्थन करने लगे। कौन? नव प्रकारवादी। परिवर्तन को एक्सेप्ट करो। नव प्रकारवादियों ने कहा कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो यदि थोड़ा बहुत चेंजेस आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि पूरी व्यवस्था ही खत्म हो जाए, पूरी व्यवस्था में उलट पुलट हो जाए, वो चीज़ नहीं, लेकिन थोड़े बहुत परिवर्तन आना, थोड़ा बहुत चेंजेस होना, ये तो प्रकृति का नियम है। अभी आप जैसे हो, क्या एक साल बाद वैसे ही रहोगे? नहीं रहोगे ना। आपके व्यवहार में, आपके रहन सहन में बहुत सारे परिवर्तन आ सकते हैं। तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो परिवर्तन को एक्सेप्ट करो। और रूढ़िवादी नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा नहीं है कि हम लकीर पीटे जा रहे हैं, कोई चीज़ हो रही है तो हम उसी को फॉलो किए जा रहे हैं बिना सोचे समझे। तो रूढ़िवादी नहीं, बल्कि थोड़ा बहुत तर्क का भी इस्तेमाल करो। व्यवहारिक ज्ञान पर बल दिया इन्होंने, आदर्शवाद के बजाय इन्होंने कहा कि वो चीज़ें हों जो व्यवहारिक हों। ठीक है, तो ये सब
विशेषताएं नव प्रकारवाद की रही। जो ये बुराइयां थी इनको खत्म करके नई नई चीजें इन्होंने एक संशोधन की प्रवृत्ति को शुरू किया। जो नव प्रकारवादी थे इनकी मान्यता थी कि जो समाज है ये अंतः क्रियाओं से बनता है, ना कि प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताओं से। ये जो टर्म है प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकता, ये किसने दी थी? पार्सन्स ने दी थी। ठीक है, प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकता मैंने समझाया था ना कि समाज को बने रहने के लिए कुछ ऐसी आवश्यक चीजें होती हैं, कुछ ऐसी आवश्यकताएं होती हैं जिनको पूरा करना ही पड़ता है। वो उसको कैसे समझाया था पार्सन्स ने? एजिल मॉडल के माध्यम से कि एडॉप्टेशन यानी अनुकूलन करना पड़ता है, एकीकरण करना पड़ता है, कुछ लक्ष्य प्राप्त करने पड़ते हैं क्योंकि समाज के सदस्य हैं तो उनके कुछ लक्ष्य होंगी, उनकी कुछ आवश्यकताएं होंगी, उनमें आपस में लड़ाई झगड़ा भी होगा, आपस में मनमुटाव होगा, विघटनकारी स्थितियाँ आएंगी तो तनाव नियंत्रण करना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो जो नव प्रकारवादी थे इनका मानना था कि समाज प्रकारात्मक पूर्व आवश्यकताओं से नहीं बनता। इन्होंने प्रकारात्मक पूर्व आवश्यकताओं को स्वीकार नहीं किया। इन्होंने कहा कि समाज किससे बनता है? अंतः क्रिया से बनता है। कैसे बनता है? अंतः क्रिया से, कि कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति यहाँ पे है, एक व्यक्ति यहाँ पे है, इनके बीच में बातचीत हुई, दोबारा से फिर बातचीत हुई, फिर मिले, फिर मुलाकात हुई, संबंध बने, अंतः क्रियाओं का एक जाल बना और यही जाल समाज बन गया। तो समाज कैसे बनता है? अकॉर्डिंग टू नव प्रकारवाद अंतः क्रिया से बनता है। अंतः क्रियाओं का संजाल समाज को बनाता है, ना कि कोई ज़रूरतें होती हैं जिनकी वजह से समाज बनता है। क्योंकि जो प्रकारवादी थे ये मानते थे कि कुछ ज़रूरतें हैं, कुछ आवश्यकताएं हैं जिनके लिए समाज का अस्तित्व है, जबकि नव प्रकारवाद ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। व्यक्ति की प्रवृत्ति है कि वो अंतःक्रिया करेगा, तो अपनी उसी प्रवृत्ति को फॉलो करते हुए अंतःक्रिया करता है। जब अंतःक्रिया करता है तो संबंध बनते हैं और उससे समाज बनता है। तो इन्होंने अंतःक्रिया को महत्व दिया, प्रकारात्मक पूर्व आवश्यकताओं को नकारा। ठीक, उसको इतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया। नव प्रकारवादियों की मान्यता थी कि व्यक्तिगत क्रियाएं सामाजिक परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होती। मतलब परिवर्तन को इन्होंने एक्सेप्ट किया ना नव प्रकारवादियों ने, तो बताया कि परिवर्तन होता कैसे है। तो परिवर्तन कैसे होगा? जब व्यक्ति क्रिया करेगा। तो व्यक्तिगत क्रियाएं सामाजिक परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होती हैं। जैसे पहले क्या था? सती प्रथा होती थी, तो अब सती प्रथा को खत्म करने के लिए कुछ समाज सुधारक आगे आए ना, तो वो व्यक्तिगत क्रियाएं तो हुई, उन्होंने क्रिया करी तभी तो जाके चेंज आया। अब कहीं पे कोई पद्धति फॉलो की जा रही है, उसको खत्म करने के लिए कुछ लोग आगे आए, तो वो व्यक्तिगत क्रियाएं ही तो हुई। अब सपोज दैट कि आप डावरी वाला ले लो, दहेज प्रथा। दहेज प्रथा का चलन है समाज में, लेकिन अब उसमें परिवर्तन लाना है तो कुछ लोगों को आगे आना पड़ेगा। कुछ लोग बिना दहेज की शादी करने लगे, ये चीज़ फॉलो होने लगेगी। जैसे अंतरजातीय विवाह है तो इसको मान्यता नहीं मिलती है, तो यदि कुछ लोग उसको स्टेप लें तो वो चीज़ें फॉलो होने लगेंगी। तो चीज़ें ऐसी होती है ना कि परिवर्तन तभी होता है जब व्यक्ति क्रिया करता है। तो व्यक्तिगत क्रियाएं, व्यक्तिगत अंतः क्रियाएं ये सामाजिक परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होती हैं। सामाजिक परिवर्तन व्यक्तिगत क्रियाओं के द्वारा होता है, ना कि समाज खुद में कुछ करता है। समाज कुछ नहीं करता है, व्यक्ति अपनी क्रिया करता है, उसके बाद वो व्यवस्था बनती है। तो व्यक्ति इंपॉर्टेंट है प्लस वो व्यवस्था इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज़ उन्होंने कही। तो इनके जो सिद्धांतकार हैं नव प्रकारवादी, उसमें कौन कौन से आते हैं? तो नव प्रकारवादियों में आते हैं निकोलस ल्यूहमैन, जेफरी अलेक्जेंडर और पॉलेमी। ये नव प्रकारवादियों में प्रमुख सिद्धांतकार माने जाते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें यूज़फुल लगेंगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।